हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पीजीआईएस। जैसा आप जानते हैं, हमारा जो यूपी स्पेशल है उसका ये 7th बुकलेट है। हम अगले जो 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन डबलिंग फार्मर इनकम इन उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का मोटो है वो कि डबलिंग ऑफ द फार्मर इनकम। यस, कि पहले टारगेट था कि 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। तो अभी धीरे धीरे अब इनमें सुधार होने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आते हैं कि एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है कि जो भी रॉ मटेरियल्स होता है, जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स होता है या फिर लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल हो गया और लाइफ स्टॉक के प्रोडक्ट्स हो गए, उनको प्रोसेस करके इनको एक उसमें एक वैल्यू ऐड हो जाए, प्रोसेस कर दो, वैल्यू एडेड हो जाएगी, तो वो एक फूड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, है ना। आई मीन दूध है, उसका घी बना के बेच दिया। आलू है तो चिप्स बना के बेच दिया, है ना। आम है, उसका अचार बना के बेच दिया। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट हो गया। तो अब ये हमें देखना होगा कि किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है कि वो फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकती है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है, कि डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आपको हॉर्टिकल्चर हो जाता है, एग्रीकल्चर हो जाता है, वीट, राइस, शुगर केन एंड मिलेट, सब प्रोडक्शन होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भी हर जो एग्रो इकोनॉमिक जोन्स के या फिर एग्रीकल्चरल सारे प्रोड्यूस को कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो फार्मर्स है उनकी इनकम को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस उसमें कुछ बॉटलनेक्स हो सकती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं, अगर वो इम्प्रूव हो जाए तो ये इम्प्रूव हो सकती है। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बीइंग द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट holds immense potential for agri value addition through food processing. While progress has been made, yes, progress has been made, systemic bottlenecks prevent it from fully achieved in the doubling farmer. जो ऑलरेडी सिस्टम में दिक्कतें हैं, उससे जो फार्मर की इनकम है डबल होने में उसमें दिक्कत आ सकती है। अभी पहले तो हमें उसकी एडवांटेजेस पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि यूपी लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, व्हीट, मिल्क, पोटैटोज एंड फ्रूट्स। आप ये देख ही लीजिए, लंगड़ा आम फेमस है, दशहरी आम फेमस है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंडी नेटवर्क सिस्टम एंड रोड कनेक्टिविटी। ये यूपी में हर जगह छोटी छोटी मंडियाँ हैं, तो उससे जो फूड प्रोड्यूस है वो आराम से वहाँ मंडी तक पहुँच सकता है, व्यापारी से पहुँच सकता है और उसको प्रोसेस किया जा सकता है। मेजर फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स लखनऊ, नोएडा, कानपुर और गोरखपुर और दिल्ली के नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उससे फ़ायदा मिल सकता है। ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है यूपी के। और भी कह सकते हैं कि जैसे नेपाल पास में है, तो एक्सपोर्ट हो सकता है। और जो इसके आसपास के जैसे जैसे राजस्थान है, फूड प्रोडक्शन कम होता है, तो यहाँ पर ये इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एमपी को कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। और फॉर एग्जांपल, और दूसरी बात देखी जाए कि गंगा यमुना दोआब वाला रीजन जो एलुवियल प्लेन है उसमें यूपी लोकेटेड है। तो जो एलुवियल प्लेन है ना, फैसिलिटेट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाए। इवन जो पहले की जो सारी सभ्यताएं, सिविलाइजेशन बोलो या फिर अलग बड़ी सिटीज थी, वो दे वर फाउंडेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना एंड गंगा रिवर्स। सो पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देख लीजिए कि मेगा फूड पार्क गवर्नमेंट की स्कीम है इन जगदीशपुर, अमेठी, बाराबंकी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें देखो आमला प्रतापगढ़ का, मैंगो मैंने अभी बात की, पल्पिन महिंद्रा, क्रेडिट लिंकेजेस, कोल्ड चेन्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, पीएमएफएमई और प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना। ये कई स्कीम्स है जिसके थ्रू जो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है इनको वो डेवलपमेंट होगी। और मेगा फूड पार्क, स्मॉल फूड पार्क और प्राइवेट। और सिमिलरली जैसे रिसेंटली इन 2020 में जो गवर्नमेंट की वो 3 फार्म बिल्स थे, उनका भी एम यही था कि किस तरीके से जो रेगुलेटेड मंडी मार्केट है उससे बाहर निकल के प्राइवेट मार्केट में अपने प्रोड्यूस सेल कर दे, तो ज़्यादा बेटर इम्यूनिटी प्राइसेस होगी, ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में डेवलप होगी और लोग जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट्स हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि इनके इसके कई डिसएडवांटेजेस भी थे, कई और भी चीज़ें थी, तो इस वजह से ये वो रूप में नहीं आया या फार्मर्स के साथ दिक्कत हुई, उनको समझाने में दिक्कत हुई।
तो इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स, प्राइस स्टेबलाइजेशन हो सकती है, बेटर वैल्यूज, रिड्यूस वेस्टेज। यस, वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है अगर कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में सब चीज आती है, जैसे कोल्ड स्टोरेज आ गई, मंडी सिस्टम आ गया, एक्सपोर्ट हो गया, ब्रांडिंग हो गई है। तो ये तो कोल्ड स्टोरेज हो गया तो वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा, बेटर वैल्यू रियलाइजेशन हो जाएगा, एनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है क्योंकि डोमिनेटेड है व्हीट एंड राइस की और शुगर केन। तो पानी की खपत एंड सब कुछ ज्यादा होने की वजह से ये, और इवन जितनी ज्यादा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो गया, डाइवर्सिफाइड हो गया, तो उतना अच्छा सॉइल रिटेंशन हो जाएगा। और मतलब एक मोनोपोली नहीं होगी, ठीक है, मोनोक्रॉपिंग भी नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड एफपीओ लिंकेजेस, यस, ये एफपीओ लिंकेजेस बहुत जरूरी है कि 10 कई आदमी मिलकर आपस में माल खरीदते हैं, देन दे विल, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा फायदा देता है फार्मर्स को। चैलेंजेस है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यस, कि इंडिया में ही देखा जाए तो 1.8 हेक्टेयर जमीन ही है कि केवल फार्मर्स के पास, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज, आप बड़े डिसीजन नहीं ले सकते, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपके प्रेशर ग्रुप के रूप में काम नहीं कर सकते, इतनी प्रोडक्शन हो नहीं सकती और इतना क्रेडिट डाल नहीं सकते, तो ये चीजें एक इश्यूज होती है। गैप्स इन स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड रेफ्रिजरेशन, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस, देखो नॉलेज नहीं हो पाना, पैकेजिंग की भी व्यवस्था नहीं होना, रेफ्रिजरेशन, वही कोल्ड स्टोरेज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल आप अमेठी से गए, कई प्रतापगढ़ तक जाना, नहीं मिलेगा आपको कहीं कि कोल्ड स्टोरेज मिल जाएगा, या वैसे अलग अलग जैसे वेस्टर्न यूपी में आ जाएंगे तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है चावल की और शुगर केन की खेती है, तो इस वजह से कोल्ड स्टोरेज भी मिल जाएंगे। दिल्ली के पास में तो कोल्ड स्टोरेज मिल जाएंगे, लेकिन ईस्टर्न यूपी में नहीं मिल पाएंगे, तो ये दिक्कत है। नीड फॉर द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, यस, हब एंड स्पोक मॉडल हो सकता है कि ये हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से वो यहाँ बेच सकते हैं, यहाँ से यहाँ बेच सकते हैं, तो ऐसा। और बाकी गवर्नमेंट की स्कीम है, ई नैम स्कीम है, और मैकेनाइज करना चाहिए और भी ज़्यादा, है ना, और कॉर्पोरेट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो जब जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। कंक्लूजन देखते हैं हम तो, वेल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज अ की एनेबलर ऑफ द रूरल प्रॉस्पेरिटी, इट रिक्वायर्स रोबस्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यस डेफिनेटली, कि बैकवर्ड में कि किस तरीके से कि इरिगेशन लेवल अच्छे से हो, सीड अच्छे से हो, और पेस्ट अटैक से बचा जाए, फर्टिलाइजर्स हो सके, इंसेक्टिसाइड से बचा जाए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर वो फॉरवर्ड में मार्केट की फैसिलिटीज़ हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, तो ये सब चीज़ें अगर अच्छे से होंगे तो इनके मल्टीप्लायर इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाउ हैज द यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इम्पैक्टेड द रीजनल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पढ़ना होगा, ये बहुत समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसका मेन गोल है कि जो डिफेंस प्रोडक्ट है ना वो इंडिजिनाइज्ड हो, मतलब यहाँ ही प्रोडक्ट्स हो, यहीं की टेक्नोलॉजी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा यहीं प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते। इससे क्या होगा कि एक तो हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी, प्राइवेसी इश्यूज नहीं होगा, है ना, और तीसरा कि हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अलग कंट्रीज पे। फिर हमारी जो पॉलिसीज होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, इंडिविजुअल होगी, जो अभी अभी भी है, लेकिन कहीं कहीं हो जाता है कि आप अपने और हिसाब से अपनी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, हमारा इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व भी चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ को देखते हुए कि गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत ज़्यादा जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है वो यहीं बने, तो उसके लिए कई स्कीम्स हैं, सृजन पोर्टल है ना, पैरायर इंडिजिनाइजेशन सिस्टम है, डिज़ाइन है, ये है, और प्रायोरिटी इंपोर्ट लिस्ट भी है जिसमें कि ये प्रोडक्ट्स नहीं बनाना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई, तो यूपी में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टेब्लिश हुए हैं, सरकार ने स्टेब्लिश किए हैं। हम देखते हैं उसमें उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैज लॉन्च्ड इन 2018, यस, इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू प्रमोट द सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि क्यों सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, while boosting the regional economies in underdeveloped districts, yes। तो हम ये देखते हैं कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टैब्लिश किए गए, जैसे हम देखते हैं कि स्प्रेड इन 6 की नोड्स, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एंड लखनऊ, यहाँ पे फोकस ऑन एमएसएमईज, प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स, स्किल सेंटर्स एंड डिफेंस पीएसयूज इन क्लस्टर मॉडल।
कि आपस में सब पास पास में सेटअप हो गए, और ये अ, एक मान लीजिए कि ये अ, अपना माल इसको यहाँ सपोर्ट करेगा, देन उससे क्या ज़्यादा डेवलप होते जाएगा, और एंसिलरी यूनिट्स डेवलप होती जाएगी, तो वो एम्प्लॉयमेंट में, डेवलपमेंट में, ये सारे कामों में उसको फायदा देगा। एंड विजन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 करोड़ विद द पोटेंशियल टू क्रिएट 2.5 लाख जॉब। तो ये अगर 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट रहेगा तो 2.5 लाख जॉब क्रिएट करेगी। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट, कानपुर एंड लखनऊ सी डेवलपमेंट ऑफ एरोस्पेस कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल एंड ड्रोन टेक्निकल टेक्नोलॉजीज। तो लखनऊ में, कानपुर में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी उस पर काम हुआ है, वो डेवलप हुई है। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, टेक्सटाइल्स है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स है। अलीगढ़ स्मॉल आर्म प्रोडक्शन हब, क्योंकि एक तो ज़मीन सस्ती है, अगर स्किल यहाँ पर आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, और गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा, हमें इन्वेस्टमेंट कम होगा। स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पार्टनरशिप बाय डीआरडीओ, आईआईटी कानपुर एंड आईटीआईज। तो इस तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट होगा, और ऑब्वियसली बात है कि रूरल इकोनॉमी थ्राइव होगी। ऐसा नहीं है कि एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन गया तो यहाँ पर रोड्स अच्छी होगी, यहाँ पर और एंसिलरी डेवलपमेंट यूनिट्स बनेगी, यहाँ पे होटल्स बनेंगे, और भी कई चीज़ें बनेंगी, साथ में कई और इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, स्कूल्स होंगे, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को, ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे सो पहले हुआ कि गवर्नमेंट का टारगेट 2.5 लाख जॉब क्रिएट करना। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड असेंबली लाइंस एंड लॉजिस्टिक्स, इसमें जॉब क्रिएट, प्रिसीजन इंजीनियरिंग की बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें बनाना करना। इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रीज में। असेंबली लाइंस एंड लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग एंड अलग अलग जो पार्ट होते हैं लॉजिस्टिक्स के होते हैं। इनडायरेक्ट जॉब, जिसमें मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटलिटी, कंस्ट्रक्शन, रूरल सर्विस सेंटर्स डेवलप हो जाएंगे। ऑफिसर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमन, अच्छा उनकी जो वाइफ्स रहती है उनको और कई कामों में जॉब मिल सकती है ना। तो टेक्सटाइल डिफेंस हाइब्रिड एरिया। चैलेंजेस, नीड फॉर लैंड एक्विजिशन क्लैरिटी, यस ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हमारी जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज है उसमें क्या प्रॉपर ये तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत हो जाती है, और लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं होना, स्मूथ नहीं होती है जो चीज़ें, तो लैंड एक्विजिशन करने में टाइम भी लग जाता है। स्मूथ सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए, एंकर इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइवेट बोले तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, ऑफिसेज होना चाहिए, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड सीजन पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो ही रहा है। और जैसे कई डिफेंस में हम देखे जाए, स्पेस में देखा जाए तो इन स्पेस है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे इलोन मस्क की है, टेस्लाज है, तो स्पेस एक्स है, सिमिलरली यही है। कंक्लूजन, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कैन द ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ इंजीनियरिंग, यस ट्रांसफॉर्मेटिव, क्योंकि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा। जरूरी नहीं है ये एग्रीकल्चर में भी इफेक्ट देगा, ये इकोनॉमी में इफेक्ट देगा, ये एजुकेशन में भी करेगा, ये हेल्थ एंड बेनिफिट्स में भी करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और मल्टीप्लायर बेनिफिट्स होंगे। बस हमें इकोसिस्टम का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उससे सब चीजें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एंड लैंड फ्रेगमेंटेशन ऑन द रूरल इकोनॉमी इन उत्तर प्रदेश। देखो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन क्या है, कि एग्रीकल्चर में मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट होना, उसमें ट्रैक्टर हो जाएगा, वीडर हो जाएगा, सब होता है। और लैंड फ्रेगमेंटेशन मतलब लैंड का, ये लैंड है छोटे 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 और फ्रेगमेंट होता जाएगा, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या है रूरल डेवलपमेंट में, रूरल इकोनॉमी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि Uttar Pradesh has the dual challenges of rising mechanization and shrinking land holdings, which together influence the productivity, employment and rural economy. देखो चूंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो मैकेनाइजेशन भी बढ़ रहा है। आई मीन क्रेडिट फैसिलिटीज डेवलप हो गई है ना, और तो इस वजह से ज़्यादा लोग क्या खर्च कर सकते हैं और ले सकते हैं केसीसी लोन्स की वजह से। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ फ्रेगमेंटेशन, एवरेज लैंड होल्डिंग इन उत्तर प्रदेश लेस देन 1 हेक्टेयर ड्यू टू जनरेशनल डिवीजन, यस कि एक व्यक्ति है, उसके कई बच्चे होते चले गए, तो वो
जो लैंड है और ज़्यादा फर्दर फ्रेगमेंटेड होते चली गई। ओवरऑल 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड, मेकिंग इट हार्डर टू अडॉप्ट द हाई टेक टेक्नोलॉजी। डेफिनेटली जो जिसके पास जितनी छोटी ज़मीन होगी उसके पास उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, उतना पैसा नहीं होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को मैकेनाइज कर सके, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें सब चीज़ हो सकती है। Mechanized trade, increasing use of tractors, threshers, harvesters, solar pumps in Western यूपी। सोलर पंप्स की बात आए तो यहाँ पर कुसुम स्कीम का आपको जरूर याद पता होना चाहिए। सपोर्टेड बाय कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ये सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट की सब्सिडीज इनको मिल सकते हैं, और गवर्नमेंट आजकल बहुत इन्वेस्ट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि एग्रीकल्चरल इनकम बढ़ सके। बूस्ट टाइमलाइन एंड एफिशिएंसी इन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, तो ये इम्प्रूव हो रहा है। सोलर सोइल हेल्थ कार्ड, ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है एक तरीके से। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, लेबर प्रोडक्टिविटी हो गई और मैनुअल लेबर कम हो गया, स्पेशली इन रूरल आउट माइग्रेशन कम हो गया। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस फैसिलिटीज, मल्टी क्रॉपिंग मैकेनाइज हो गया कि जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली पेड़ हो गया, ये जो खाली जमीन है यहाँ पर खेती हो गई। प्रमोट्स वुमेन पार्टिसिपेशन, यस आज वुमेन भी क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर्स यूज़ कर रही हैं, चला रही हैं और वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक ट्रेंड चल रहा है कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये इसके पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि उनको क्रिएटिव फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, दूसरा मैकेनाइज्ड हो गया, तो इस वजह से। और रूरल आउट माइग्रेशन मेल का हो गया, तो इस वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखो, इनएफिशिएंट कॉस्ट इनएफेक्टिव हो गई कि नहीं खरीद सकते, उनकी कैपेसिटी ही नहीं हो पाई है। एनकरेज ओवर मैकेनाइजेशन वेयर द मैनुअल लेबर वुड सफाइस, क्योंकि पहले लोग जाते थे, रूरल एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा साधन हुआ करता था, बट अब नहीं रहा। Challenges in the irrigation fencing, increasing input costs, yes. Policy recommendation, promote land leasing and pooling models through FPOs कि आप FPOs लैंड पूल हो गई, मानो ये कही है। FPO जिनमें इन्वेस्ट करेगा, यहीं की प्रोडक्शन खरीदेगा, फिर इसको आगे बेचेगा, तो ये इससे कमाएंगे, ये इससे कमा लेंगे, इनसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। फोकस ऑन मिनी मैकेनाइजेशन किट्स, यस, फॉर द ईस्टर्न एंड बुंदेलखंड रीजन। इंटीग्रेट मैकेनाइजेशन विद प्रिसिजन फार्मिंग, यस, कि डिजिटल सोल हेल्थ मॉनिटरिंग जिसे मैंने अभी डिस्कस किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ें। कंक्लूजन क्या, मैकेनाइजेशन होल्ड ग्रेट प्रॉमिस, डेफिनेटली ग्रेट प्रॉमिस तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना, और क्या बोलते हैं डाइवर्सिटीज बढ़ेगी, would address land fragmentation, but without addressing land fragmentation its benefit will be remain unequally distributed, yes, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा हो जाएगा, ईस्टर्न में कम हो जाएगा, इनइक्वालिटी मिलेगी देखने को, ये एक इशू है, सबसे बड़ा इशू है। तो ये चीज़ अगर जब एड्रेस हो जाएगी तो बेनिफिट्स ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the performance of the e-NAM and mandi digitization in improving the agricultural market efficiency on उत्तर प्रदेश। देखो एक हर स्टेट का क्या कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट होता है, उसके थ्रू ये मंडी स्टैब्लिश होते हैं जो आसपास के जो भी एक एरिया में कई किलोमीटर के किसी कस्बे में हो सकता है, मे बी ऑन डिस्ट्रिक्ट पे एक मंडी स्टैब्लिश होती है, वहाँ पर दुकानें होती है। ये इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, ये क्या होता है कि व्यापारी माल खरीदते हैं किसानों से और ये फिर बेच देते हैं आगे, ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इनको एक लाइसेंस बेस्ड दुकान मिलती है। अब इस मंडी सिस्टम तो पूरे विश्व देश में ही मंडी सिस्टम है, कहीं कमज़ोर है कहीं स्ट्रॉन्ग है, जैसे वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें ना स्ट्रॉन्ग है, और सदर्न स्टेट में रायतू मार्केट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब उसी को जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग अपने कृषि उपज मंडी बोलते होंगे आप, तो वहाँ पर अलग बोलते हैं, वहाँ रायतू मार्केट बोलते हैं। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक स्कीम थी, एक प्लेटफॉर्म था, इनिशिएटिव था, वाज लॉन्च टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्री जो एपीएमसी मंडी सिस्टम है उसको डिजिटाइज करने का। इसमें क्या कि मंडियां आपस में लिंक हो गई, है ना, किसान देख सकता है कि अच्छा इस मंडी में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो यहाँ अपना माल यहाँ बेच सकता है, ऑनलाइन देख सकता है, और सभी मंडी से अपने आप को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। तो पहले ये पता नहीं रहता था कि कहाँ पर कितना माल कितना बिक रहा है, पहले तो यही होता था कि अपने आसपास की जो भी मंडीज है उसमें उसमें बेच सकते हो। यहाँ पर जो भी व्यापारी है वो से किसान संपर्क करेगा कि इतना माल है, ये क्वालिटी है, ये चाहे सिर्फ कहीं का भी हो,
वो खरीद सकता है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी बट एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा दी गई। जो बैरियर्स थे उसको कम भी किया, हालांकि कुछ बैरियर्स हैं, पर देखते हैं। ई नेम कवरेज इन यूपी, ओवर 100 मंडीज इन उत्तर प्रदेश हैव बीन इंटीग्रेटेड टू ई नेम पोर्टल, कि उन्होंने आपस में लिंक कर लिया है ना। यहाँ के व्यापारी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। मेजर कमोडिटीज ट्रेडेड इंक्लूड वीट, पैडी, पोटैटो, मेज, वेजिटेबल्स, मैंगो, मैंगो पल्प, महिलाबाद का मलिहाबाद का लिंक टू एफपीओज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड बायर्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स। तो ये आपस में लिंक हो जाते हैं, वो खरीदते हैं। अचीवमेंट्स क्या है? रियल टाइम प्राइस डिस्कवरीज फॉर फार्मर्स को, ताकि वो मिडलमैन के चंगुल में नहीं फंसे, एक्सप्लोटेशन ना हो इंटरमीडिएट्स के। फार्मर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक सीतापुर एंड बरेली रिपोर्ट बेटर प्राइस रियलाइजेशन। यस, जब पता होगा, देखो कई कई क्या होता है कि पास में ही इतना मार्केट अवेलेबल नहीं होता, तो उनको सस्ते में बेचना पड़ जाता है। लेकिन उनको जैसे पता चल गया कि लखनऊ में इसी का वैल्यू उससे कहीं ज़्यादा है, तो बस थोड़ा सा मानो ट्रांसपोर्टेशन का ही लग गया कॉस्ट, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बच रहे तो यहाँ से यहाँ भेज देंगे। डिजिटल वेइंग, ई बिडिंग, डायरेक्ट पेमेंट थ्रू डीबीटी, ये इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो डायबिट है ना। और इवन शिकायतें सुनना, ये सब कुछ होने लगे इन इन नैम के मार्केट से। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, लो डिजिटल लिटरेसी फार्मर्स में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फार्मर्स में लिटरेसी रेट नहीं होना, या फिर उनको ये डिजिटल लिटरेसी नहीं होना, especially in Bundelkhand and Purvanchal region. Connectivity issues of lack of storage and grading infrastructure. Traders resist in full compliance due to fear of transparency and taxation. उनको ये, हाँ, ट्रेडर्स इसलिए अपने आप को इससे जोड़ते नहीं है, क्योंकि देखो हर मंडी में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक फिक्स फीस, एक टैक्सेशन सिस्टम डेवलप्ड है, कि जितना ज़्यादा कि 1%, 2%, 3% जो भी होता है, तो वो होता है। फिर उससे क्या होता है, तो जब ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा तो उनका टैक्सेशन सिस्टम बढ़ेगा। तो अभी तक तो क्या टैक्स की चोरी हो रही थी, वो बच जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, मंडियों में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, तो वही ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, धर्म कांटा तक नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्राइस हेजिंग, मॉनिटरिंग भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वे फॉरवर्ड। सबसे पहले तो एक्सपेंड लास्ट माइल डिजिटल एक्सेस, कृषि विज्ञान केंद्र। दूसरा है कि मंडी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने की जरूरत है, और प्राइवेट को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। ये सजेशंस हैं। स्ट्रेंथन लिंकेजेस बिटवीन ई नेम और डीओपी एंड मेगा फूड पार्क। इंट्रोड्यूस द मल्टीलिंगुअल मोबाइल इंटरफेरेंसियस, जिससे ज़्यादा, ताकि वो सबके बारे में जान सकें। ई नेम इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव टूल्स, कि बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, बहुत लंबे, बहुत एक्सटेंसिवली चेंजेस ला सकते हैं। बट इन उत्तर प्रदेश इट रिक्वायर्स इंक्लूसिव डिजाइन, स्टेक होल्डर बाय इन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स रीच इट्स पोटेंशियल। यस, कस्टमर, फार्मर्स, कस्टमर्स, मंडी सिस्टम, ये सब अपग्रेड हो, तब जाके पूरा का पूरा फायदा इसको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द स्कोप एंड चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन तराई एंड बुंदेलखंड रीजन। सबसे पहले तो आपको लोकेट कर देना है कि तराई रीजन कौन सा है, कि जो ये उत्तर प्रदेश है, ये तराई रीजन हो गया, ये खदर हो गया, यहाँ खदर हो गया, बांगर। तो ये आपको बताना कि तराई रीजन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, है ना। लखीमपुर खेरी वाला जो तराई रीजन है, जो नेपाल के पास, जनरली समझ लीजिए कि आपके नेपाल के पास वाला जो एरिया है वो तराई रीजन हो जाएगा। और बुंदेलखंड रीजन से आपको ये समझाना है, झांसी का ये रीजन है जो। तो इसमें क्या है, स्कोप भी क्या है और चैलेंजेस भी क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो हमें ये डिस्कस करना होगा, सबसे पहले एग्जामिन करना होगा। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ना सस्टेनेबली रूप से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, कि वहाँ पर फर्टिलाइजर यूज नहीं होना, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं होना, तो और जो फर्टिलाइजर यूज होंगे ना, आई मीन केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर यूज नहीं होना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नॉर्मल नेचुरल बेस्ड, वही काव डंग यूज करना ना, वो करके ज़्यादा से ज़्यादा, और रैशनल मैनर में ही इरिगेशन करना। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। जैसे सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन, क्योंकि बहुत लोग खरीदते भी हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अभी कितनी डिमांड है कि और ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। However, the agriculture, economic, ecological and socio-economic conditions of Taraई and Bundelkhand present contrasting opportunities and hurdles. ठीक है।
कोई भी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसके चैलेंजेस हैं, तो हमें दोनों ही चीज़ें समझनी होगी। स्कोप इन थ्राई रीजन, फर्टाइल एलुविन प्लेन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ऑर्गेनिक पैडी, पल्सेस एंड शुगर कैन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट बफर जोन, प्रॉक्सिमिटी टू नेपाल बॉर्डर फैसिलिटी नीश सपोर्ट एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट मार्केट। सम फार्मर्स ऑफ बहराइच एंड बलरामपुर हैव ट्रांजिशन टू परंपरागत कृषि विकास योजना, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। स्कोप ऑफ बुंदेलखंड, झांसी महोबा बांदा, ड्रॉट प्रोन एरिया है, देखो और वाटर फैसिलिटीज नहीं होने के कारण ये यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है। कैन बेनिफिट द रिजेनरेटिव फार्मिंग टेक्निक्स, मिलेट्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, इनमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कस्टर्ड और सीताफल नॉर्मल पेड़ पौधों पे लग रहा है जंगलों में, कोई खाद वाद देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप उगेगा, यहीं से बेचा जा सकता है। NGOs and local SSGs are promoting organic manure, vermicompost and indigenous seed banks। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, देखो लो अवेयरनेस है एंड ट्रेनिंग, और ये भी मान लीजिए कि लो मार्केटिंग, लो फूड प्रोसेसिंग, और क्या बोलते हैं, डिमांड तो है पर एक कस्टमर्स को पता नहीं होना, वैलिडेशन से एग मार्क होता है, वैसे मार्केट डिटरमाइन करना, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट, ये इसका इशू होता है, FSSAI देगी, ये कई चीज़ें, सप्लाई चेन में इश्यूज, तो ये लो अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑन सर्टिफिकेशन, पेस्ट कंट्रोल एंड रोटेशन साइड, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग सर्टिफिकेशन एजेंसी, ऑर्गेनिक इनपुट्स एंड सप्लाई चेन, ये मैंने आपको बताया। लैक ऑफ डेडिकेटेड ऑर्गेनिक मंडीज, यस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एक्चुअली, कि ऑर्गेनिक मंडियां स्टेब्लिश नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कई मंडीज होती है, एक ग्रेन बेस्ड होती है, और एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट होती है, फिश मार्केट्स होती है, ये एग्रीकल्चर APMCs होती है। तो सिमिलरली एक ऑर्गेनिक मंडीज भी स्टेब्लिश हो जाए ताकि वो ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को टैप कर सके, क्योंकि अगर इस रीजन में ये डेवलप हो रही है तो इसी रीजन में इस तरीके की मंडी स्टेब्लिश हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल याद कर पा रहा हूँ कि राजस्थान में जैसे जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स है वो ट्राइबल एरियाज है, तो वहाँ पर ट्राइबल मंडी स्टेब्लिश हो रखी है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा हो सकता है। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इनसे ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। यूपी गवर्नमेंट एम्स टू मेक 10 डिस्ट्रिक्ट फुली ऑर्गेनिक बाय 2030, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। नीड फॉर कम्युनिटी लेवल ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इनके इसके बारे में अवेयर तो करें। FPOs का इनका रोल ज़्यादा होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, और प्राइवेट सेक्टर भी वो अगर डायरेक्ट खरीदें तो ये भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बहुत बेनिफिट्स हैं। डबलिंग ऑफ द फार्मर इनकम ये हो सकती है अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करे तो। कंक्लूजन ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स द लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ, food safety, climate resilience, but it needs to hand-holding support from the robust market linkages, policy commitment to thrive in these distinct agro-marketing regions. Next question. Uh, Discuss the role of community policing. ये है discuss the role of community policing in and public surveillance system in ensuring the urban safety. तो जैसे हमने पहले बताया कि कम्युनिटी पोलिसिंग ये होता है कि पुलिस है और कम्युनिटी है, मतलब लोग हैं, इनके बीच में आपस में म्यूचुअल इतना अच्छा रिश्ता हो कि जिससे एक कोलैबोरेट हो, दोनों आपस में कोलैबोरेट करें कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम ठीक कर सकते हैं और क्राइम को एड्रेस कर सकते हैं, जो डिसऑर्डर है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इन्वेस्टिगेशन उसमें हाथ बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी पुलिस से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको अवेल करवा सकते हैं। ये कम्युनिटी पुलिसिंग हो गई। पब्लिक सर्विस सिस्टम मतलब जानकारी देना पब्लिक in ensuring the urban safety. The community policing and surveillance system have become critical tools for Uttar Pradesh urban law enforcement, and especially given rising crime rates and growing urban population. तो
सबसे पहले इनिशिएटिव्स कौन से हैं? प्रोग्राम्स लाइक जन चेतना गाजियाबाद, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, ये आपको मेंशन करना है। इवन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि किस तरीके से कम्युनिटी पुलिसिंग और पब्लिक सर्विलेंस के ये इनिशिएटिव्स है, प्रोग्राम्स हैं। बीट कॉन्स्टेबल्स, बीट चौकी रहती है हर 2-3 विलेज पे, तो वो भी आपस में एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, तो आपस में जो रिलेशंस डेवलप करते हैं लोगों के साथ, स्पेसिफिक नेबरहुड्स एंड फैमिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन्वॉल्व्स RW एसोसिएशन होती है, एक सोसाइटी होगी, उनकी एक RW एसोसिएशन होती है, वो कोशिश करती है कि आप सोसाइटी में कुछ गलत ना हो, किराएदार हो तो प्रॉपर हो कि नहीं हो, इन्फॉर्मेशन, मतलब वो जो सोसाइटी उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखने के लिए रखती है। टेक्नोलॉजिकल एंड सर्विलेंस मैटर मेजर्स, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स, यूपी डायल 112, डिप्लॉयमेंट ऑफ CCTV एंड हाई क्राइम जोन्स। अच्छा, AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टेक्नोलॉजीज आ गई, AI आ गई, IoT आ गई, मशीन लर्निंग आ गई, तो इससे इसको ज़्यादा जितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं तो उतना यूज़ कर सकते हैं कि अपने आप ये एनालिसिस कर सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम को सॉल्व करने में योगदान दे सकती है। बेनिफिट्स रियलाइज, सबसे पहले इम्प्रूव क्राइम डिटेक्शन एंड डिटरेंस, लोगों को ये डर लगने लग गया, कम्युनिटी पुलिस पता ही नहीं चलता कि हाँ इन्फॉर्मर्स कौन है। रिडक्शन इन रिस्पॉन्स टाइम, GPS बेस्ड ट्रैकिंग पेट्रोल, एनहेंस पुलिस सिटीजन ट्रस्ट। यस, ये आपस में ये इंपॉर्टेंट है कि पुलिस प्लस सिटीजन का ट्रस्ट जितना डेवलप होगा उतना क्राइम कम होगा। लोग पुलिस को ऐसे देखते हैं कि पुलिस कि अरे पुलिस आ गई किसी घर में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस ये कि प्राइवेसी कंसर्न है, ड्यू टू लोग अभी भी डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इश्यूज है, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी से अभी उससे दिक्कत है कि कहीं प्राइवेसी खराब ना हो। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ स्लम एरियाज ड्यू टू अनफेमिलियरिटी विद दिस फॉर्मल सिस्टम, पता नहीं है लोगों के बारे में, कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में आइडिया नहीं है। नीड फॉर ट्रेनिंग ऑफ पुलिस पर्सनल इन एथिकल। अच्छा, देखो, पुलिस की भी ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से वो लोगों के बीच अपना रिलेशंस इंप्रूव करें, कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, है ना, नॉट जस्ट दादागिरी करें, बट ये सब चीज़ें हों। तो वे फॉरवर्ड हो कि सब स्ट्रेंथन पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप, स्मार्ट पुलिसिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट डाटा विद द म्यूनिसिपल एंड सोशल सर्विसेज, यस, हाँ। बिल्ड लीगल सेफगार्ड्स फॉर द सर्विलेंस, और जो वो होते हैं तो लोगों को भी, जो लोग अगर रिपोर्ट करेंगे तो उनको भी पुलिस की जो कार्यवाही से उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो। कंक्लूजन, when combined with sensitivity and transparency, community policing and smart surveillance can significantly enhance civic safety and rebuild trust in जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में लोगों का ट्रस्ट रिबिल्ड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल डायनेस्टीज ऑन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इन उत्तर प्रदेश। देखो, ये इम्पोर्टेंट है, हर जगह ही है कि पॉलिटिकल डायनेस्टीज हमें रहती है। तो उत्तर प्रदेश में देखने को ज़्यादा मिलता ही है, क्योंकि गांधी फैमिलीज भी वहीं से ही है, यादव फैमिलीज भी वहीं से ही है, तो और भी कई हैं कि BSP में आकाश आनंद को रोल मिलना, और राजभर, और चौधरी चरण सिंह की फैमिली, आज जयंत चौधरी मिनिस्टर हैं। तो सिमिलरली LOP राहुल गांधी हैं, और अखिलेश यादव, की डायनेस्टिक फैमिलीज हैं, पॉलिटिकल डायनेस्टिक फैमिलीज। इसके देखो फायदे भी हैं, नुकसान भी है, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसके इम्पैक्ट देखेंगे। पहले हमें बताना होगा कि फैमिलीज लाइक नेहरू गांधी रायबरेली अमेठी, यादव समाजवादी पार्टी मैनपुरी इटावा, अंसारी गाजीपुर, एंड डायनेस्टिक सेक्शन इन अमंग सारी पार्टीज में, है ना, कि कहीं ना कहीं कोई जो जो लीडर्स हैं वो जनरली, जैसे जितिन प्रसाद, इनके फादर भी अच्छे बड़े लीडर रहा करते थे, रेवती रमन इलाहाबाद वाले MP, और राजनाथ सिंह और उनके बेटे, तो कंटिन्यूसली चल रही है चीज़ें। इम्पैक्ट ऑन रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन,
कि फैसिलिटेट्स द वोटर फैमिलिटी, लॉयल्टी रहती है आपस में, लोग इनको साथ में वोट देते हैं और वो इन एरियाज में डेवलपमेंट वर्क भी करवाते हैं। Dynasty often have better access to party tickets, campaign fund and bureaucratic influence। ये लोग वैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी रिस्पेक्ट करती है कि कल कोई पावर में आएंगे। रिस्क अंडरमाइनिंग इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, ये है कि जो जो कैपेबल है उसको टिकट्स नहीं मिलते हैं, जो ग्रास रूट लीडर्स हैं उनको नहीं मिलते, जो कई सालों से संघर्ष करते रहते हैं उनको टिकट्स नहीं मिलते और वो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। प्रॉज ये देखिए, कंटिन्यूटी, लोकल सपोर्ट चलता रहता है, पॉलिटिकल ब्रांड है वो, आज भी गांधी ब्रांड है, आज भी यादव ब्रांड है। इन सम केसेस द वेल एजुकेटेड एंड प्रोग्रेसिव है। लेकिन कॉन्स हिंडर्स इमरजेंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन लीडर्स, जो और लीडर्स हैं वो आ ही नहीं सकते, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम एस सी एस टीज ओबीसी, कैन लीड टू इंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स करप्शन। ये है कि वो उसको बपोती मानना, एक कि ये तो हमसे बिलोंग ही करते हैं, ये चीजें, ये इशू है, नेगेटिव कॉनिटेशन में देखा जाता है, डिस्कनेक्ट विद द रियल इशूज। क्योंकि जनरली दिल्ली रहते हैं, या फिर कैपिटल्स में रहते हैं, तो उनको लोकल पता नहीं, और जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो लोकल लीडर्स के हवाले छोड़ देते हैं। तो कितना अच्छा काम कर पाते, कितना नहीं कर पाते, ये इम्पैक्ट तो आपको देखना ही होगा और ये दिखता भी है। केस स्टडीज, speculation has rise highlighted both youth appeal and dynastic politics। Similarly, वही राहुल गांधी, बीजेपी रिसेंट कैंडिडेट इलेक्शन 2024 लोकसभा इलेक्शन इंक्लूडेड सेवरल डायनेस्टिक कैंडिडेट। देखो क्या होता है कि रीजन ये है कि इनके डायनेस्टिक सक्सेशन इसलिए क्योंकि जीतने की चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो पहली बात तो एक नेटवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, कार्यकर्ताज होते हैं, पैसा भी होता है ना, और विनिंग पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती है, रिस्पेक्ट तो रहती है कि और कई काम करवाए होते हैं तो पर्सनल कनेक्शन ज्यादा होते हैं, इस वजह से जीतने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये चीजें उतनी अच्छी नहीं है। बात ये होना चाहिए कि कैपेसिटी और जो टैलेंट है उसको पुल को आगे ही आना चाहिए। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग डेमोक्रेसी फॉलो ही कर रहे हैं तो सब जगह ही होना चाहिए। ये एक वे फॉर्म में सजेशंस में आना चाहिए, तब जाके ही बेटर लीडरशिप तैयार होगी, है ना। और बाहर निकलते हैं ये सब जो अच्छे लीडर्स है, पहले जो फर्स्ट टाइम लीडरशिप रही है अपने, जो सारे अच्छे लीडर्स रहे हैं। तो political leadership poses paradox in Indian democracy. They may enhance electability but weaken the participatory ideals that we have already discussed. Uttar Pradesh exemplifies both power and pitfalls of inherited leadership. Next question. To what extent have recent reforms in land record digitization improved transparency and land rights in rural यूपी? देखो बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट हो गए गवर्नमेंट के द्वारा कि जो लैंड रिकॉर्ड्स को उसको डिजिटाइज कर सकते हैं, जिससे बहुत अलग है, जैसे स्वामित्व है। दूसरा DILRMP यूएल पिन 14 नंबर डिजिट्स होती हैं, तो इससे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज होता है। लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन इन उत्तर प्रदेश इन अंडर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉनिटराइजेशन प्रोग्राम aims to enhance efficiency, reduce disputes and empower rural stakeholders। इनिशिएटिव जैसे मैंने आपको बताया कि भूलेख पोर्टल, एक्सेस खसरा खातोनी, लैंड ओनरशिप ऑनलाइन को उनको एड्रेस रिकॉर्ड करती है। जियो टैगिंग, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे जियो टैग करते हो तो आप लैंड रिकॉर्ड्स अच्छे से निकाल पाते हो। स्वामित्व स्कीम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। बेनिफिट्स से रियल टाइम पब्लिक एक्सेस ऑफ लैंड डिटेल्स, पटवारी, लेखपाल और जो म्यूटेशन सिस्टम ये हो जाता है, नामांतरण, हस्तांतरण जो भी होती है चीज़ें वो हो जाती है, लोन प्रोसेसिंग हो जाती है, और लैंड एक्विजिशन में और जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होती है इससे। चैलेंजेस है कि अभी भी क्या है कि स्पेलिंग एरर, यस बहुत ज़्यादा स्पेलिंग एरर है। दूसरा कि पुराने नक्शे जो मैप्स है वो पुराने हैं, डिस्प्यूटेड हैं, है ना, और वो डिजिटाइज नहीं हुए अभी तक। लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी भी नहीं है लोगों के पास, पोजीशंस है कईयों के पास, मिडल मैन इश्यूज है, करप्शंस है, लिमिटेड इंटीग्रेशन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स विद कोड डाटा, डिलेइंग टाइटल डिस्प्यूट्स है, फैमिली टाइटल डिस्प्यूट्स है। स्टेप्स अच्छा, पीरियोडिक ऑडिटिंग होनी चाहिए, पीरियोडिक
लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए पटवारी द्वारा या लेखपाल द्वारा, तहसीलदार द्वारा, और इसमें टेक्नोलॉजीज इंप्रूव होती रहनी चाहिए। ठीक है, विलेज लेवल हेल्प डेस्क, यस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, इंश्योर लीगल सेंटिटी, डिजिटल एंट्री। ठीक है, land reconciliation has been the step forward in rural transparency, but full success in UP depends on the capacity building, accuracy, and citizen-centric service delivery. Next question: evaluate the role of civil society organization and NGOs in improving the service delivery in Eastern उत्तर प्रदेश। देखो, ये मैं इस तरीके से समझाने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से काम करती है। मैं जो ये कंटेंट लिखा हो उसके अलावा मैं आपको समझाने वाला हूँ, फिर उसके बाद में आप और समझ लीजिए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि कोई भी एनजीओज हो गई, है ना, जो लोगों की हेल्प करती रहती है, तो वो किस तरीके से पब्लिक सर्विस डिलीवरी करेगी, इनका रोल क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कि सिविल सोसाइटी को पता होता है कि डेटा इश्यूज क्या क्या है, इश्यूज कैसे कैसे सॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन से लोग की क्या समस्या है, ये सरकार को बताती है। फिर ये क्या प्रेशर ग्रुप का भी काम करती है, और फिर सरकार के साथ पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन का भी काम करती है। अब आप ये देखिए कि जब कोरोना था तो सिविल सोसाइटीज कितना आगे आके फूड प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही थी, एनजीओज, और ये क्या इतनी डाइवर्स होती है कि एनिमल्स, एनवायरनमेंट, लेबर, हर जगह होते हैं। तो इस तरीके से इनके इश्यूज क्या हैं, इश्यूज कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ क्या काम किया जा सकता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो इस वजह से इनके रोल रहता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। तो ये मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया। अब उत्तर प्रदेश मार्क्स द सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, poor health indicators, and frequent floods has seen increasing engagement of the civil society organization NGOs to supplement the government efforts in service delivery. Health and nutrition NGOs like Shahbagi, शिक्षण केंद्र, केयर इंडिया, चाइल्ड राइट्स एंड यूथ, ये सब है। माल न्यूट्रिशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए उसके लिए काम करते हैं। ड्यूरिंग एंसेफ्लाइटिस, जो जापानीज एंसेफ्लाइटिस होते हैं, चमकी बुखार बोलते हैं, एनजीओ सपोर्टेड अवेयरनेस ड्राइव, एम्बुलेंस नेटवर्क एंड बिल्डिंग आशा नेटवर्क्स, मैंने आपको बताया। एजुकेशन, रूट टू रीम, प्रथम, एएसआर, अजीब प्रेमजी फाउंडेशन, अलीगढ़ लिटरेसी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें करती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट करती है, उनके इश्यूज़ क्या हैं, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, उनको लीगल एड प्रोवाइड करती है ना, और सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करती है, ये सारी एग्रीकल्चर कर प्रोवाइड करती है, गवर्नेंस कर की चीज़ें, आरटीआई, मनरेगा ऑडिट्स, सोशल एंटरटेनमेंट ट्रैकिंग, ये सारी, वनगणना, पीवीसी चार, कास्ट बेस इश्यूज को सब कुछ, जो भी चीज़ें हैं, इसमें लेबर हो, सोसाइटी की चीज़ें हो, और स्टूडेंट्स के इश्यूज हों, वीमेंस के इश्यूज हों, इनको सबको आवाज़ उठाते हैं, सरकार को बताते हैं, सरकार उनके बारे में काम करती है, सरकार को अकाउंटेबिलिटी भी रखते हैं। चैलेंजेस क्या है? फंडिंग कंस्ट्रेंट है। विजय वर्मा कमेटी फंडिंग की लिस्ट बनाएगी कि क्या कौन सा फंड ठीक है, कौन सा नहीं है ना, ये हवाला तो नहीं हो रहा, ये आपको पता होना चाहिए। नीड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, और एक नो योर कस्टमर केवाईसी नॉर्म्स इनका होना चाहिए अच्छे से, ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। Conclusion: Civil society innovation UP is a critical partner in participatory governance. Yes, that we have already discussed. Improving last mile delivery and building awareness and strengthening the capacity of the state to reach people effectively. That we have already discussed कि किस तरीके से लास्ट माइल डिलीवरी लोगों के साथ काम कर सकते, जुड़ सकते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा ये रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन: Examine the social and administrative implication of the converting towns in the municipal corporation in Uttar Pradesh. Yes, देखो ये है प्रोग्रेसिव अप्रोच। पहले कोई गांव होता है, वो कस्बा बनता है, फिर वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी इस्टेब्लिश होती है, फिर वो डेवलप होता होगा, डिस्ट्रिक्ट बनती होगी, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता होगा। तो ये कोई पॉपुलेशन बन, जो आज हम सब देख रहे हैं, सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पहले छोटे टाउन से रहे होंगे, छोटे कस्बा से रहे होंगे, आज वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जहाँ पे आगरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पहले नगर पालिका रही होगी, पहले नगर पंचायत रही होगी, है ना। इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं?
कि अपग्रेडिंग टाउन्स लाइक अयोध्या, फिरोजाबाद, सहारनपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिफ्लेक्ट्स द एफर्ट टू अकोमोडेट द रैपिड अर्बनाइजेशन। यस, रैपिड अर्बनाइजेशन को उसको टैकल कर सके, टैप कर सके, उसकी कैपेसिटी को एनहेंस कर सके, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, उसमें लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके, गवर्नेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, फिजिकल कैपेसिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्विस डिलीवरी अच्छी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एक्सपेंशन अर्बन गवर्नेंस मशीनरी, क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, इंजीनियर्स, है ना, क्लरिकल होगा, अकाउंटेंट होगा, तो ये क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के साधन बनेंगे। ठीक है, एक्सेस सेंट्रल एंड अर्बन स्कीम्स, यस, कई जो स्कीम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमृत है, कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को फंड जाएगा 500 करोड़, है ना, स्मार्ट सिटीज़ में, तो ये एक्सेस कर सकते हैं। एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ अर्बन प्लानिंग, यस, कि किस तरीके से अर्बन प्लानिंग, वेस्ट मैनेजमेंट हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान हो, रिवर ओवर रेल ओवर ब्रिज हो, रोड ओवर ब्रिज हो, है ना, ये एस हो, टैंक्स हो, सोशल इम्प्लीकेशन, अर्बन एमिनिटीज, वाटर सप्लाई, रोड, सिविल सैनिटेशन इश्यूज हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, टेंशन बिटवीन अर्बन एलिट्स, रूरल माइग्रेंट्स ओवर, ये ठीक हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हो जाएगी, ब्यूरोक्रेटिक एलिनेशन कम हो जाएगा। और जब म्यूनिसिपैलिटीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जाएगी तो वो पास में हो जाएंगे, आई मीन गवर्नेंस नज़दीक हो जाएगी, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो नज़दीक हो जाएगा, कहीं हो सकता है क्या, और अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पीपीपी मॉडल, ट्रांसपोर्ट हाउसिंग के लिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पावर द रेस टू म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, अब रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा, क्लीननेस हो जाएगा, प्रमोट से रियल एस्टेट ग्रोथ, टूरिज्म, डेफिनेटली अयोध्या किस तरीके से बूम हुआ। चैलेंजेस क्या कि एक तो फंड्स नहीं है, करप्शन है, लीगल इश्यूज हैं, लॉज नहीं मेंटेन्ड है, और क्या बोलते हैं, पोस्ट खाली है, तो ये चीज़ें हैं, एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, हाइपोसाइड कंस्ट्रक्शन है, पहले की जो चीज़ें हैं और उसको ठीक करना है ना, और रूल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। वे फॉरवर्ड क्या है, वार्ड कम्युनिटीज़, एरिया सबाज, जीआई मैपिंग, ई गवर्नेंस, और जो टेक्नोलॉजीज है एआई को यूज़ करना, तो वही कंक्लूजन, अपग्रेडिंग टाउन्स इन म्युनिसिपल नॉट जस्ट लीगल क्लास reclassification कि how rights, resources, responsibilities are managed, और if for Uttar Pradesh it offers the chance to reshape urban governance, but only if institutional readiness matches the ambitions, कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार हो तब जाके ये चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। सो आज का ये बुकलेट 7 कंप्लीट हो गई। सो हम लोग जल्दी नई बुकलेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।